ऑल राइट। तो हमने यहाँ तक ये बात समझ ली कि जब भी हमने जॉइंट्स को रिलैक्स करना है और उसके ऊपर जब जॉइंट्स को मोबिलाइज करना है, तो दोनों जो हमारे पास सेगमेंट्स, एक सेगमेंट है तो उसमें एक जॉइंट को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन है, ये इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इससे हमें मिलती है। कब? विद इन फर्स्ट ट्रीटमेंट सेशन, जब आप जॉइंट रिस्ट्रिक्शन है, पेन मैनेज कर चुके हैं और उसके बाद हमने स्ट्रेच मोबिलाइजेशन करनी है। तो स्ट्रेच मोबिलाइजेशन के लिए हमें जब फर्स्ट ट्रीटमेंट सेशन हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हमें ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट फील होती है, तो इमीडिएट इम्प्रूवमेंट आती है। और अगर आप पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स फील कर रहे हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो और उसके इम्प्रूवमेंट फिर आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक और बात समझ ली अलीशा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। फिक्सेशन मीन स्टेबलाइजेशन, एग्जैक्टली कि हमें एक सेगमेंट है तो एक सेगमेंट को स्टेबलाइज करना है, फिक्स करना है, ताकि वहाँ पे मूवमेंट ना हो। और जिस सेगमेंट जहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर L4 L5 पे प्रॉब्लम है और आप L4 को मोबिलाइज करना चाहते हो, तो L5 को फिक्स करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रेड 3 स्ट्रेच मोबिलाइजेशन की। आपने स्ट्रेचिंग स्टार्ट करनी है और उस स्ट्रेचिंग से पहले प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब उस प्रिपरेशन कैसे होगी, मैंने पहले भी बताया था, वार्म अप बहुत ज़रूरी है। विदाउट वार्म अप एक्सरसाइज आप पेशेंट को स्ट्रेच अप्लाई करेंगे तो पेन प्रोवोकेट कर जाएगी, पेन एग्रावेट कर जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो वे बताया गया वो सर्कुलेशन इम्प्रूव करने का, वो है हम सॉफ्ट टिश्यू विद एक्सरसाइज। अब इस बात को एथलीट बहुत अच्छे से समझता है। एथलीट्स अगर हमारे पास आएंगे तो उनको हम एक्सरसाइज से वार्म अप करवा लेंगे, लेकिन अगर पेशेंट है और वो किसी पैथोलॉजी के साथ है तो उसके लिए वार्म अप विद एक्सरसाइज समटाइम्स डिफिकल्ट होता है। अब एक्टिव एक्सरसाइजेस के साथ अगर पेशेंट के लिए डिफिकल्टी है तो फिर देर आर अ लॉट ऑफ पैसिव एक्सरसाइजेस विच वी कैन यूज फॉर वार्म अप। तो उन पैसिव एक्सरसाइजेस के साथ हम पेशेंट को वार्म अप कर लेंगे। सॉफ्ट टिश्यू जब एक्सरसाइज के साथ वार्म अप होंगे, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, तब हम ये स्ट्रेच अप्लाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये बात लिखी है कि हम कोई भी डायथर्मी, हीटिंग मोडालिटी, अल्ट्रासाउंड या हीट मॉइस्ट पैक, कुछ भी ये सारी चीज़ें क्लिनिकल सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें प्रिपेयर करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप कर लिया आपने, स्ट्रेच अप्लाई कर दिया, रेंज इम्प्रूव हो गई है, पेशेंट रिलैक्स फील कर रहा है, तो आफ्टर द ट्रीटमेंट सेशन हम कूलिंग मोडालिटीज अप्लाई करते हैं, हम कोल्ड पैक अप्लाई करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो रेंज हमने इम्प्रूव की है वो मेंटेन कर सके, वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टे कर सके। तो उस कंडीशन में फिर हम कूलिंग मोडालिटी एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट सेशन अप्लाई करते हैं। लेकिन कभी भी कोल्ड को आपने ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले या ड्यूरिंग स्ट्रेच टेक्निक अप्लाई नहीं करना। उससे जब आपने पहले कूल डाउन कर लेंगे तो टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जब ये आपने प्रिपेयर कर लिया, स्ट्रेच अप्लाई कर दिया, मोडालिटीज़ का आपको पता चल गया, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये स्ट्रेच मोबिलाइजेशन है, ये कितनी देर करना चाहिए, कितने सेशन देने चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन है आपका, हाउ मच ट्रीटमेंट इज इनफ। तो इसका आंसर बहुत मज़े का है और बड़ा पॉलिटिकल है और क्लेवर आंसर दिया गया, एज मच एज नेसेसरी एंड एज लिटल एज पॉसिबल। अब इस बात को ध्यान से समझिए, कितनी हमने स्ट्रेच मोबिलाइजेशन करनी है। जब तक पेशेंट रिलैक्स फील नहीं करता तब तक करते रहो, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम में ही आप पेशेंट को रिलैक्स कर दो। अगर आप
पहले सेशन में ही पेशेंट को रिलैक्स इतना कर देते हैं तो फिर फर्दर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पूरे पैराग्राफ के अंदर यही बात सारी बताएगी। उसके बाद स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन, पहले था स्ट्रेच मोबिलाइजेशन सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रेच मोबिलाइजेशन को प्रोग्रेशन हमने देख लिया, और अब है ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन अब हमने कब अप्लाई करनी है, जब जॉइंट को फोकस करेंगे। सिंपल स्ट्रेच मोबिलाइजेशन में हम जितने जॉइंट के अराउंड सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जी हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस तो पढ़ी हैं, तो वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी वार्म अप करवाती हैं, और उन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को हम लार्ज मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करते हैं और लार्ज मसल्स को स्ट्रेच अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे स्ट्रेच मोबिलाइजेशन की, तो ये एक स्पेसिफिक जॉइंट के अराउंड जितने सॉफ्ट टिश्यूज होंगे उनका स्ट्रेच होगा। और जब हमने मसल्स को स्ट्रेच कर लिया, मसल्स रिलैक्स हो गए, अब हमारे पास लास्ट पार्ट जो इस पूरे मोबिलाइजेशन का कंपोनेंट का जो हिस्सा था, पहले पेन मैनेज कर लिया, रिलैक्स कर लिया, अब रेंज गेन करनी है। उसके लिए जो हमारे पास कंपोनेंट है, जो ग्रेड है, उससे हमने ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन या स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन का नाम दिया। इसमें स्ट्रेच भी करेंगे और साथ में ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। अब वो ट्रैक्शन टेक्निक्स हमें कैसे हैं, कॉर्डल वर्टिब्रा को अगर हमने ट्रैक्शन देनी है या क्रेनियल वर्टिब्रा को ट्रैक्शन देनी है, तो वो ट्रैक्शन टेक्निक्स हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये कुछ डायग्राम्स के साथ हमें बात दिखाएगी। ये हमारे पास जो ऊपर एरो के साथ शो किया गया है, इसमें आप एक तो तीनों के अंदर कनकेवो कन्वेक्स रूल अप्लाई होता देखेंगे। और ट्रीटमेंट प्लान हमने पढ़ा कि वो हमेशा लाइज इनसाइड द कनकेव बोन, और इसमें हमारे पास जितने ऊपर वाले सेगमेंट्स हैं ये सारी कनकेव बोन है, और ये जो डार्क लाइन शो की गई है दैट इज ट्रीटमेंट प्लान। ये एक्स जहाँ पे शो किया गया, ये एक्स बता रहा है कि इसको हमने स्टेबल किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, और इसको स्टेबल कर लेंगे हम अपने एक हाथ के साथ। और यहाँ पे देखिए कि हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसी के साथ साथ आपने अब मोबिलाइज भी करना है। तो ट्रैक्शन को मेंटेन करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और साथ में ग्लाइड देके उसे ट्रैक्शन के साथ ग्लाइडिंग और मोबिलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं। और इस पोजीशन में हमने इस जो वर्टिब्रा है इसको फिक्स कर लिया और इसको ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अगेन ये वर्टिब्राज शो नहीं किए गए, यहाँ पे प्रिंसिपल हमें बताया गया कि राइट एंगल टू ट्रीटमेंट प्लेन में हमने ट्रैक्शन कैसे देनी है। यहाँ पे जैसे ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लेन के अकॉर्डिंग ही उसका हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन के ऊपर ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान है तो उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम डाउनवर्ड ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और ट्रैक्शन हम रेस्टिंग पोजीशन में करेंगे। और अगर रेस्टिंग पोजीशन में अवेलेबल ना हो, पेशेंट के रेंजेस लिमिटेड हो, तो हम एट द पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ से फर्दर रेंज इम्प्रूव करनी है, जहाँ तक लिमिटेशन है, उससे आगे हम ये ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन के साथ अब हमने ये बात समझनी है स्ट्रेच ग्लाइड मोबिलाइजेशन। तो कनकेवो कन्वेक्स रूल में ऑलरेडी जो हमने बात की थी कि मूविंग बोन अगर तो कनकेव होगी तो ग्लाइड जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, और अगर मूविंग बोन हमारी कन्वेक्स होगी तो ग्लाइड ऑपोजिट डायरेक्शन में देंगे। तो यहाँ पे उन्हीं ग्लाइड्स की बात करनी है कि स्ट्रेच भी अप्लाई करना है और साथ में मोबिलाइजेशन भी करनी है। इसको अच्छे से समझिए। ट्रीटमेंट प्लान शो किया गया, ये ऊपर जो एरो है ये ट्रैक्शन हमने अप्लाई की है ट्रीटमेंट प्लान के परपेंडिकुलर, और उसके बाद हम ग्लाइड अप्लाई कर रहे हैं, ग्लाइडिंग पैरेलल टू ट्रीटमेंट प्लान। ट्रैक्शन जो होगी वो अच्छा मोहसिन
ये सिर्फ आपके साथ ही प्रॉब्लम हुआ है या किसी और के साथ भी है? बच्चों मुझे मैसेज कर दो या बता दो। मोहसिन कह रहा है कि वीडियो स्क्रीन पॉज है उसकी, तो बात, हाँ तो सिर्फ मोहसिन का ही नेट का इशू है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अगेन समझ लीजिए, जब भी हमने ट्रैक्शन अप्लाई करनी है किसी जॉइंट के ऊपर तो वो ट्रीटमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और जब हम ग्लाइड्स देंगे तो वो ट्रीटमेंट प्लेन के पैरेलल होती हैं। फिर ये ग्लाइड्स अगर कनकेवो कन्वेक्स रूल के अकॉर्डिंग होगी तो वो इंटीरियर पोस्टीरियर वो हम सिनेरियो और कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज करेंगे। तो ट्रैक्शन और ग्लाइड्स का आइडिया हो गया बच्चों आपको। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मैनिपुलेशन की। यहाँ पे ये बात देखिए अगेन रिपीट की गई, स्किल्ड हैंड चाहिए कि हमें बार बार जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा हम ग्रेजुअली अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। और मैनिपुलेशन की बात करेंगे तो ये मैनिपुलेशन हम जब प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, और जब आप लोग बार बार अपने मॉडल्स के ऊपर, अपने कलीग्स के ऊपर, फेलोज के ऊपर ये कर लेंगे तो उसके बाद आप पेशेंट्स के ऊपर आसानी से इनको परफॉर्म कर सकेंगे। यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट बातें समझना ज़रूरी हैं कि अगर आपको प्रॉपर फोर्स अप्लाई करने का नहीं पता और आप नोवाइस प्रैक्टिशनर हैं और आपने पढ़ लिया है या आपने कुछ वीडियोस देख ली हैं या आपने किसी सीनियर को करते हुए देख लिया और अब आपने सोचा कि आप पेशेंट को ऊपर अप्लाई कर लोगे या किसी को कर लोगे, प्रॉब्लम क्या होगा कि ये हाई वेलोसिटी थ्रस्ट है, फोर्स हम ज़्यादा लगाते हैं स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ, तो इसमें मोस्ट कॉमनली जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू टीयर हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हमने इसमें जो प्रिंसिपल याद रखना है, जो परफेक्ट हमारे पास टेक्निक है ना वो है ट्रांसलेटोरी लीनियर थ्रस्ट टेक्निक। पहले इसमें एक्सपर्ट होंगे और ये इजी टू यूज़ है, सेफ है, लीनियर थ्रस्ट है। लेकिन अगर आप रोटेटरी थ्रस्ट अप्लाई करते हैं, रोटेशन करवा रहे हैं और साथ में थ्रस्ट अप्लाई करते हैं तो ये डेंजरस होता है, इसमें डैमेज ज़्यादा होता है। अगेन यहाँ पे बताया गया कि हम मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी, स्मॉल एम्पलीट्यूड, लो फोर्स और लीनियर मूवमेंट में करते हैं और एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में करते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ बातें हैं, कुछ इसको समझ लीजिएगा। और इसी तरह हमने मैनुअल थेरेपी प्रैक्टिशनर जो ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं स्ट्रेच मोबिलाइजेशन की, वो कहते हैं जो मैनिपुलेशन यानी कंटिन्यूएशन है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन की। कहते हैं कि कुछ हद तक तो ये ठीक है, लेकिन हमने इसमें फोकस हमारा यही होता है कि हमने रेंजेस को इम्प्रूव करना है। और जहाँ पे जॉइंट लॉकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जॉइंट एडहेरेंस बन चुके हैं, तो उन एडहेरेंस को ब्रेक करने के लिए हम क्विक मोबिलाइजेशन करते हैं ताकि वो जॉइंट वहाँ से उसके मूवमेंट फ्री हो जाए, जॉइंट इजीली। यहाँ पे ये देखिए ये वर्ड लिखा है लॉक्ड हाइपोमोबाइल जॉइंट, तो जहाँ पे जॉइंट लॉक हो चुका होगा फिर तो उसके लिए हमें मैनिपुलेशन करना पड़ती है। और अगर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, आप ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो और ट्रैक्शन से पेशेंट के सिम्टम्स एग्जैगरेट हो गए हैं, उसकी पेन बढ़ गई है, तब हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर ऐसा हुआ तो आप अपनी जॉइंट की जो पोजीशन है ना उसको रीएडजस्ट करेंगे, और जो आप ट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हो उसको एडजस्ट करेंगे, और ट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है तो कम कर देंगे। आपके ही सीनियर जब इन्होंने ओपीडी स्टार्ट की थी और इनको बताया गया तो ये पेशेंट्स तो सिर्फ ट्रैक्शन देने में ही ना उसका बाजू रेड कर देते थे, इनके ये अपने हाथ जो थे ना वो इतने ज़ोर से पेशेंट के बाजू में गाड़ देते थे फिंगर्स के, वो पेशेंट के लिए बहुत पिंचिंग होता था। और उसके बाद ट्रैक्शन अप्लाई करते थे तो पेशेंट ऑलरेडी पेन के साथ है और उसके ट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगा दोगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये आपने ग्रिप भी सॉलिड रखना होती है और पेशेंट के लिए भी कंफर्ट जोन में रहना होता है। पोजीशन सेट कर ली, फोर्स एडजस्ट कर ली, और उसके बाद कोई अंडरलाइंग पोजीशनल फॉल्ट है
अंडरलाइंग पोजिशनल फॉल्ट का मतलब है कि जॉइंट हाइपोमोबाइल है या हाइपर मोबाइल है, जो भी कंडीशन है वो एबनॉर्मल पोजीशन के साथ हमारे पास आएगा और हमने उसको करेक्ट करना है और उसके लिए हमने ये ग्रेड अपने सारे अप्लाई करना है। ट्रैक्शन ट्रीटमेंट को हमने कब डिसकंटिन्यू करना है? आपने ट्रैक्शन दी और ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा दे दी कि वहाँ पे आपने लिगामेंटस स्ट्रेन कर दिया कि जितने भी जॉइंट्स हैं और उन जॉइंट्स को आपस में जो जिन टिश्यूज़ ने कनेक्ट किया हुआ है वो लिगामेंट्स हैं। तो अगर आप किसी जॉइंट को बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन देते हैं तो वहाँ पे लिगामेंटस स्ट्रेन होने के चांसेस भी होते हैं। स्ट्रेन, स्प्रेन और इसके अलावा टियर, ये कुछ टर्म्स हैं, ये मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। वैसे ही आप थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज में भी इनको पढ़ेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको स्ट्रेन, स्प्रेन में डिफरेंस पता हो, सॉफ्ट टिश्यू टियर क्या होता है, लियन क्या होता है, इनके बारे में ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं। जब इनके बारे में आइडिया होगा तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ट्रैक्शन वैसे तो बेनिफिशियल है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा कर दोगे टियर हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, तो उस वक्त फिर आपने डिसकंटिन्यू कर देना है। पता कैसे चलेगा? पेशेंट बताएगा, पेशेंट रिस्पॉन्स से हमें पता चल जाएगा। और जब भी हमने इमोबिलाइजेशन करनी है, पेशेंट से रिस्पॉन्स हमने लेते रहना है और पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन भी नोटिस करना होते हैं। उनसे भी हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी फोर्स कितनी इफेक्टिव है या वो पेनफुल है। हाई रिस्क मैनुअल ट्रीटमेंट को अवॉइड कैसे करना है? तो पहले बात की गई, रोटेटोरी जो है वो डेंजरस होता है। तो स्पाइनल रोटेशन मोबिलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस टेक्निक फॉर द पेशेंट। तो इसको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं और या कोशिश करनी चाहिए कि ये आपने नहीं करना। लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, जॉइंट कंप्रेशन। तो जितने भी जॉइंट कंप्रेशन टेक्निक्स हैं, जब भी जॉइंट के ऊपर कंप्रेशन आएगा तो जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा, पेन एग्रावेट कर जाएगी। तो जॉइंट कंप्रेशन टेक्निक्स को हमने अवॉइड करना है। कभी भी सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए हम ये अप्लाई करते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं कि कंप्रेशन ना अप्लाई करें। यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हमें ये बात बताई गई है कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, जिसे डीजेडी का नाम दिया जाता है। अक्सर हमारे पास क्लिनिकल सेटअप में जब भी ऑर्थो से पेशेंट रेफर होकर आते हैं तो उन्होंने कोई ना कोई डायग्नोस बनाया होता है। पेशेंट जीरियाट्रिक है, 60, 65, 70 ईयर्स ओल्ड है, जॉइंट्स पेन है और मल्टीपल जॉइंट पेन है। उन्होंने रेफर कर दिया फिजियोथेरेपी के पास और ऊपर उन्होंने लिख देते हैं डीजेडी। अब वो डीजेडी से हमें पता होना चाहिए कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है। फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज और मेल्स में भी आफ्टर एज ऑफ रिटायरमेंट, वो या जीरियाट्रिक पॉपुलेशन जिसे हम डिक्लेयर करते हैं, जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उन केसेस में जब ऑलरेडी जॉइंट वो फ्रेजाइल हैं, तो अगर आप कंप्रेशन अप्लाई कर देंगे तो उससे जॉइंट डैमेज ज़्यादा होगा। तो हमने उन सारी कंडीशंस को अवॉइड करना है। इसी तरह फीमेल्स में जब नी वो एक के साथ पेशेंट आती हैं तो वो भी डीजेडी की ही पेशेंट होती हैं। डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है और ओबीज हैं पेशेंट, उसमें नीज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है और उसकी वजह से पेन है। तो उसको हमने मैनेज करना है, उस कंप्रेशन को रिड्यूस करना है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक आपका बच्चों कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा आज 5th चैप्टर कंप्लीट है। इसको गो थ्रू करिएगा। स्पाइनल मोबिलाइजेशन के प्रिंसिपल हमें अच्छे से आने चाहिए और इसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। बाकी बहुत थोड़ा पोर्शन रह गया है थियरी का, वो इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर्स के अंदर फाइंड अप करके फिर हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे मूव करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।